हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ द चैप्टर इंडिगो। गाइज, एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस चैप्टर कि ये इंडिगो चैप्टर जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस चैप्टर से कई क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम्स में आते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जस्ट गो अहेड एंड वॉच द फर्स्ट एपिसोड फर्स्टली एंड देन ये वाला एपिसोड देखना, सो दैट आपका जो इंडिगो चैप्टर है इसकी स्टोरी को ठीक तरीके से आप ग्रैस्प कर पाओ। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं इस स्टोरी में आगे क्या होता है। सो इन द लास्ट एपिसोड वी सॉ दैट गांधी जी एक कंक्लूजन निकालते हैं कि अब लॉ कोर्ट में केस करने का कोई फायदा नहीं है। जब तक ये किसान जमींदारों से, अंग्रेजों से डरते रहेंगे, कोर्ट में केस फाइल करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे फार्मर्स के मन में जमींदारों को लेके जो डर बना हुआ है वो निकल जाए, वो खत्म हो जाए। गाइस, चंपारण की जो ज्यादातर खेती वाली जमीन थी उसको अंग्रेजों ने बड़े बड़े टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था, जिनके मालिक खुद अंग्रेज हुआ करते थे और इंडियन फार्मर्स महज उन खेतों में काम किया करते थे। एंड एट दैट टाइम द चीफ कमर्शियल क्रॉप, मतलब जो मेन कमर्शियल क्रॉप जिसको बेचा जाता था, जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जाते थे, वो था इंडिगो। और फार्मर्स को करीब 15% ऑफ द क्रॉप इंग्लिश मैन को देना होता था एज ए रेंट। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था और चंपारण के फार्मर्स ये सब सह रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने अब हद कर दी। उन्होंने किया ये कि जब अंग्रेजों को पता चला कि जर्मनी ने कोई नई टेक्निक से सिंथेटिक इंडिगो बनाना सीख लिया है, तो इंटरनेशनल मार्केट में जहां से इनको बहुत मुनाफा होता था, अब उनके कस्टमर्स ऑब्वियसली जर्मनी से इंडिगो लेने लग गए। एंड दैट्स हाउ ये नेचुरल जो इंडिगो था उसके दाम गिरने लग गए मार्केट में, जिसकी वजह से अब इंडिगो की खेती उतनी प्रॉफिटेबल नहीं रह गई थी। फिर अंग्रेजों ने कोई नई चाल चल के गरीबों को किसानों से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया उन किसानों से, जिसके तहत अब उन अंग्रेजों को फसल की जगह कोई कंपनसेशन देना था। अब उन्हें पैसे देने थे और ये काम उन्होंने पीजेंट को, यानी कि गरीब किसानों को डरा धमका के या धोखे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था। तो जब गांधी जी चंपारण आए तो उस टाइम ये सब कुछ चल रहा था। तो जब गांधी जी ने वहां पे आए और फिर उन्होंने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और एविडेंस कलेक्ट करना शुरू किया, लोगों से बातचीत करके, वकीलों से बात करके, कि एक्चुअल में वहां पे क्या चल रहा है, इन सब के बारे में फैक्ट इकट्ठा करना शुरू किया उन्होंने। एंड देन ही विजिटेड टू द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। लेकिन जो सेक्रेटरी था वो गांधी जी से बात करने को भी राजी नहीं था। उसने गांधी जी को ये कह के भगा दिया कि, मतलब भगाने की कोशिश की कि मैं किसी आउटसाइडर को जानकारी नहीं दे सकता, जिसपे गांधी जी ने उन्हें ये भी कहा कि ही इज नॉट एन आउटसाइडर। पर वो सेक्रेटरी कोई अड़ियल किस्म का इंसान था, अपनी बात पे अड़ा रहा। उसके बाद फिर गांधी जी, एक डिवीजन है जिसका नाम तिरहट है, गांधी जी उसके ब्रिटिश कमिश्नर से मिलने गए। लेकिन वहां भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये भी गांधी जी के साथ गलत व्यवहार करता है, ठीक तरीके से बात नहीं करता है और उनको बल्कि ये एडवाइस देता है गांधी जी को कि आप जल्दी से जल्दी तिरहट छोड़ के चले जाएं। लेकिन गांधी जी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वो वापिस आने की बजाय ही प्रोसीड टू मोतिहारी, जो कि उस टाइम पे चंपारण की राजधानी थी, और उन अपने साथ कई वकील को भी ले जाते हैं वो। और रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे लोग उनसे मिलने आते हैं। इसके बाद फिर वहीं एक घर में उनको अ, रहने के लिए दिया दिया जाता है और फिर उसी घर को वो अपना हेड क्वार्टर बना लेते हैं। एंड देन ही स्टार्ट हिज ऑन इन्वेस्टिगेशन। एंड देन उनके पास एक इंफॉर्मेशन आती है कि एक गांव में किसी पीजेंट के साथ कुछ गलत हुआ है, उसको टॉर्चर किया गया है। सो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि जस्ट लेट्स गो आउट देयर एंड सी द ग्राउंड रियलिटी बाय हिमसेल्फ। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जब गांधी जी हाथी पे बैठ के उस गांव की तरफ जा रहे होते हैं, तो उनके पास एक पुलिस वाला आता है और उन्हें वापस जाने को कहता है। तो गांधी जी इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे, तो वो पुलिस वाले की बात मान लेते हैं और फिर वापस आ जाते हैं।
फिर वो पुलिस वाला गांधी जी को घर आने के बाद, हेडक्वार्टर आने के बाद, एक नोटिस देता है जिसमें एक ऑर्डर लिखा होता है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर गांधी जी को अब चंपारण इमिडिएटली छोड़ने को कहा गया था। उसमें ये चीज लिखा होता है कि आपको ये चंपारण इमिडिएटली छोड़ना होगा। लेकिन इस बार वो नोटिस में लिखे हुए ऑर्डर को ओबे नहीं करते हैं, और तो और उस पे एक साइन करते हैं, और रिसीट में, नोटिस में ये लिखते हैं कि वो इस ऑर्डर को डिसओबे कर देंगे। जिसकी वजह से अब ये ऑर्डर आया होता है किसी ऑफिसर के पास से, और उस ऑर्डर को आ, पालन करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये उस ऑर्डर को डिसोबे कर देते हैं। जिसकी वजह से उनको कोर्ट उनको कोर्ट से एक और ऑर्डर आता है, एंड ही नीड्स टू अपीयर इन द कोर्ट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे। उस कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद गांधी जी रात भर नहीं सोते। वो राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम लिखते हैं एंड आस्क हिम टू कम टू चंपारण विद सम इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड। इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड यानी कि जिनकी जान पहचान बड़े बड़े लोगों से हो, बड़े बड़े पॉलिटिकल फ्रेंड्स। एंड देन ही ऑल्सो सेंड सम इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम। यहाँ तक कि वो उस स्टेट के वाइस राय को पूरी रिपोर्ट भेज देते हैं। और फिर अगली सुबह जब उन्हें कोर्ट में पेश होना होता है, तो कोर्ट के आसपास बहुत सारे पिजेंट आ जाते हैं। पिजेंट यानी कि गरीब किसान जो जमींदारों के खेतों में काम करते थे। वहां पे हजारों की तादाद में गरीब किसान गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए आए होते हैं, जबकि उनको गांधी जी के साउथ अफ्रीका वाले मिशन और आंदोलन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। उनको तो बस ये पता था कि महात्मा गांधी जी नाम का एक इंसान है जो कि उनकी मदद कर रहा है, और अंग्रेज लोग जो हैं वो उन्हें परेशान कर रहे हैं। उन गरीब किसानों का ये फियरलेस एक्ट देख के गांधी जी कहते हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। ये भीड़ इतनी ज्यादा थी कि इवन द ऑफिशियल्स ऑफ द कोर्ट एंड पुलिसमैन फेल्ट पावरलेस विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ गांधी जी। उन गरीब किसानों की भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। उस भीड़ को रेगुलेट करने के लिए खुद गांधी जी सामने आए, और उनको उस भीड़ को संबोधित किया और अंग्रेजों की हेल्प की। बिकॉज गांधी जी वॉज सो पोलाइट एंड फ्रेंडली, एज वी ऑल नो दैट। और साथ ही गांधी जी अंग्रेजों को ये सब कुछ दिखाते हैं, और उनको लाइक ये भीड़ उनसे कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो ये सब दिखा के वो एक सॉलिड प्रूफ देते हैं कि गरीब किसानों के मन में जो उनके लिए डर था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। फिर जब कोर्ट में जज के सामने सुनवाई होती है, तो अपोजिट पार्टी वाली जो वकील होती है, जो पार्टी होती है, वो किसी तरीके से जज को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उनको अगली तारीख मिल जाए, या मतलब ये केस अभी किसी तरीके से पोस्टपोन्ड हो जाए, और उन्हें सो दैट उन्हें अपने सुपीरियर से या सीनियर से सलाह या मशवरा करने का थोड़ा और टाइम मिल जाए, और भीड़ का प्रेशर भी हट जाए। लेकिन गांधी जी इसको अपोज करते हैं, किसी भी तरह का पोस्टपोनमेंट को मना कर देते हैं, और फिर अपना स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वो अपनी गलती कबूल करते हैं कि उन्होंने चंपारण छोड़ने के ऑर्डर को डिसोबे किया है, एंड ही डिड दिस डिलिबरेटली, यानी उन्होंने ये काम जानबूझ के किया है। क्योंकि कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद उनके पास दो ही ऑप्शन थे। पहला कि वो ऑर्डर को ओबे कर ले और चंपारण छोड़ के चले जाएं, और अपने इंसान होने का फर्ज को ना निभाएं, उससे मुंह मोड़ लें, देश के लिए जो काम ठीक है उससे भी मुंह मोड़ लें और चंपारण छोड़ के चले जाएं। और दूसरा, उस ऑर्डर को डिसोबे करके लॉ ब्रेक कर दें। तो उन्होंने ये बोला ये सब कि उनके पास दो ऑप्शन थे, पहला ये और दूसरा ये। तो मैंने दूसरा ऑप्शन चुना जो मेरे अंतरात्मा की आवाज थी, ऐसा गांधी जी ने बोला। एंड आफ्टर लिसनिंग द स्टेटमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टियों की बातें सुनने के बाद, जज सेज कि जज ये कहता है कि मैं 2 घंटे का ब्रेक लेता हूँ, और उसके बाद महात्मा गांधी जी को जेल जाने का ऑर्डर सुनाऊंगा, तब तक वो अपने आ, बेल का बंदोबस्त कर ले। लेकिन गांधी जी इसके लिए मना कर देते हैं, और वहां पे भीड़ का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जज को मजबूरन बिना बेल के ही उन्हें गांधी जी को छोड़ना पड़ता है। और तो और वो ये भी कहता है कि जज ये भी कहता है कि मैं आज से अगले कई दिनों तक कोई जजमेंट नहीं ले पाऊंगा, कोई इसके ऊपर सुनवाई नहीं होगी।
सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ द इंडिगो। आई वुड लव टू नो कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है। और देखो, जहाँ भी कोई कंफ्यूजन होता है तुरंत कमेंट करके पूछ लो। आई एम सो एक्टिव एंड आई विल गिव यू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब कर लो यार, सो दैट आप आगे आने वाले एपिसोड को मिस ना कर जाओ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।